जरा सोचिए, आप एक टॉप की कंपनी चला रहे हैं, सब कुछ एकदम सही हो रहा है, ग्राहक खुश हैं और मुनाफा आसमान छू रहा है। लेकिन क्या हो अगर यही सब कुछ सही करना आपकी नाकामी की वजह बन जाए? क्लेटन क्रिस्टनसन की किताब द इनोवेटर्स डायलेमा इसी हैरान कर देने वाली पहेली को सुलझाती है। सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना, कि अच्छे मैनेजमेंट के वो सारे सिद्धांत जो किसी को शिखर पर पहुंचाते हैं, वही उसे नीचे भी गिरा सकते हैं। चलिए असली दुनिया के कुछ उदाहरणों से इस उलझन को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि सीयर्स को ही ले लीजिए। एक जमाना था जब वो रिटेल के बेताज बादशाह थे, अपने बेहतरीन मैनेजमेंट के लिए जाने जाते थे। लेकिन फिर भी वॉलमार्ट जैसे डिस्काउंट स्टोर्स जब आए तो उस खतरे को वो पूरी तरह से देख ही नहीं पाए। या फिर डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन को देखिए। अरे, इन्होंने तो मिनी कंप्यूटर का पूरा मार्केट ही बनाया था, उस पर राज किया। लेकिन जब पर्सनल कंप्यूटर की लहर आई ना, तो वो बस देखते ही रह गए। और बात यही खत्म नहीं होती। IBM जैसा महारथी, जो मेन फ्रेम कंप्यूटिंग का दूसरा नाम था, उसने भी शुरू में मिनी कंप्यूटर जैसी छोटी सी चीज को नजरअंदाज कर दिया। और ये कोई छोटी मोटी कंपनियां नहीं थी, ये सब अपने अपने जमाने के टाइटन्स थे, दिग्गज थे। और सबसे हैरान करने वाली बात जानती है क्या है, कि जिस वक्त ये कंपनियां अपनी सबसे बड़ी, सबसे घातक रणनीतिक गलतियां कर रही थी ना, ठीक उसी वक्त बड़ी बड़ी बिजनेस मैगजीन उनके बेहतरीन मैनेजमेंट के कसीदे पढ़ रही थी। तो फिर असली जड़ क्या है? क्या मैनेजमेंट खराब था? बिल्कुल नहीं। असल में समस्या अच्छा मैनेजमेंट ही है। हाँ, यही वो जाल है जिसमें दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनियां तक फंस जाती हैं। देखिए, कोई भी कामयाब कंपनी क्या करती है, वो अपने सबसे अच्छे, सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाले ग्राहकों की बात सुनती है। और ये बात समझ में भी आती है ना? लेकिन यही बात उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। क्यों? क्योंकि उनका पूरा ध्यान सिर्फ उन पर होता है जो आज अभी उनका बिल चुका रहे हैं। तो असली ट्विस्ट यहीं पर है। सफलता के वो सारे नियम कि भाई ग्राहकों की सुनो, मुनाफे पर ध्यान दो, यही नियम कंपनी को आने वाले तूफान के लिए अंधा बना देते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके जो मौजूदा ग्राहक हैं वो उस नई थोड़ी अजीब सी चीज की मांग कर ही नहीं रहे होते, कम से कम शुरू में तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, तो इस पहेली को सुलझाने के लिए ना हमें क्रिस्टेंसन का एक बहुत जरूरी आइडिया समझना होगा। वो ये है कि हर इनोवेशन एक जैसा नहीं होता। इनोवेशन दो तरह के होते हैं और सारा खेल इसी फर्क का है। पहला है निरंतर नवाचार। इसका सीधा सा मतलब है अपने मौजूदा प्रोडक्ट को थोड़ा और बेहतर बनाना, थोड़ा और तेज और थोड़ा मजबूत। और जो बड़ी कंपनियां हैं ना, वो इसमें माहिर होती हैं। फिर आता है दूसरा, विघटनकारी नवाचार। ये अक्सर सस्ता होता है, सरल होता है और शुरू में थोड़ा कमजोर भी लगता है। लेकिन इसकी खासियत ये है कि ये एक बिल्कुल नया मार्केट बना देता है। और बड़ी कंपनियां इसे देखकर अक्सर नाक भौं सिकोड़ती हैं, क्योंकि उन्हें इसमें शुरू में ज्यादा मुनाफा नहीं दिखता। अच्छा, इस पूरे पैटर्न को अगर असल में काम करते हुए देखना है ना, तो हार्ड डिस्क ड्राइव इंडस्ट्री इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदलती है कि ये पूरा ड्रामा बार बार होता हुआ दिखता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे वैज्ञानिक किसी चीज को जल्दी जल्दी स्टडी करने के लिए फ्रूट फ्राइज का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी बहुत छोटी होती है। तो देखिए, ये होता कैसे है। एक नई विघटनकारी टेक्नोलॉजी मार्केट में आती है, जो शुरू में पुरानी टेक्नोलॉजी से परफॉर्मेंस में बहुत पीछे होती है, लेकिन वो रॉकेट की स्पीड से बेहतर हो रही होती है। और फिर एक दिन अचानक से वो मेन स्ट्रीम ग्राहकों के लिए ठीक ठाक या काफी अच्छी हो जाती है। बस, और उसी पल पूरा का पूरा खेल बदल जाता है। तो सवाल फिर वही है कि ये बड़ी स्मार्ट कंपनियां इस आने वाले खतरे को देख क्यों नहीं पाती? जवाब ना उनके अपने डीएनए में ही छिपा है, मतलब उनके काम करने के तौर तरीकों में। इसे ऐसे समझिए, हर कंपनी ना एक वैल्यू नेटवर्क में काम करती है। ये एक तरह का अदृश्य बुलबुला है जो ये तय करता है कि कंपनी किस तरह के ग्राहकों को डील करेगी, कितना मुनाफा कमाएगी और काम कैसे करेगी। और उस बुलबुले के बाहर कुछ भी करना या सोचना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। और बस इसी वजह से एक मैनेजर जो पूरी तरह से लॉजिकल सोच रहा है, वो उन आइडियाज को खारिज कर देता है जो शायद कंपनी को बचा सकते थे। उस वक्त उसके फैसले एकदम सही लगते हैं। वो सोचता है, अरे हमारे ग्राहक तो ये चाहते ही नहीं हैं, या इसमें तो मुनाफा ही बहुत कम है। लेकिन लंबे समय में देखें तो
यही फैसले जानलेवा साबित होते हैं। स्टील इंडस्ट्री तो इसका एक क्लासिक उदाहरण है। हुआ ये कि छोटी छोटी मिनी मिल्स ने मार्केट के सबसे निचले हिस्से से शुरुआत की, सरिया बनाने से, जिसमें सबसे कम मुनाफा था। बड़ी मिलों ने ये देखा और हंसकर नजरअंदाज कर दिया कि ये क्या ही कर लेंगे। लेकिन धीरे धीरे, कदम दर कदम, वो मिनी मिल्स अपनी क्वालिटी सुधारते हुए मार्केट में ऊपर चढ़ती गईं और आखिर में उन्होंने पूरे बाजार पर ही कब्जा कर लिया। तो क्या इसका मतलब ये है कि बड़ी कंपनियों के लिए कोई उम्मीद ही नहीं है? क्या वो इस जाल में फंसने के लिए मजबूर हैं? क्रिस्टेंसन कहते हैं, नहीं, इससे बाहर निकलने का एक रास्ता है। और समाधान का सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम ये है, आप अपनी मेन कंपनी के अंदर एक विघटनकारी आइडिया को नहीं पाल सकते। वो वहां टिक ही नहीं पाएगा, उसे अलग करना ही पड़ेगा। तो तरीका क्या है? तरीका ये है कि एक पूरी तरह से आज़ाद एक छोटी टीम या कंपनी बनानी होगी। एक ऐसी टीम जो मेन कंपनी के नियमों, उसके दबाव और उसके ग्राहकों की उम्मीदों, इन सब से बिल्कुल आज़ाद हो। उसे एक नए छोटे से मार्केट के साथ साथ बढ़ने की पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए। कंट्रोल डेटा कंपनी का उदाहरण सोचिए जरा। उन्हें एक ऐसी टीम की जरूरत थी जो सिर्फ $50,000 के एक छोटे से ऑर्डर पर भी खुश हो जाए, उत्साहित हो जाए। अब ये एक ऐसी बात थी जो उनकी अरबों डॉलर की मेन कंपनी के लिए सोचना भी नामुमकिन था। तो ये पूरा फ्रेमवर्क ना हमें आज के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। आज की जो बड़ी बड़ी टेक कंपनियां हैं, उन्हें देखिए, गूगल, एप्पल, अमेज़न, क्या लगता है वो सुरक्षित है, या फिर वो भी अनजाने में किसी गैराज में बन रही अगली बड़ी विघटनकारी टेक्नोलॉजी को नजरअंदाज कर रही हैं?